हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वेव्स एकेडमी। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 13, जिसके हमने 3 पार्ट्स जो हैं वो पूरे कर लिए हैं। ठीक है गाइज, अब हम इसका चौथा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ लाइट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती हैं, कैसे मेजर किया जाता है, कौन से फेजेस होते हैं, किस तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस होता है। तो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आपको क्या काम करना है। सबसे पहले सब्सक्राइब, क्योंकि हम बहुत सारे बायोलॉजी के चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। सब्सक्राइब के बाद इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी मेरे चैनल के थ्रू नॉलेज ले सकें बायोलॉजी की। बायोलॉजी ही नहीं, बाकी के सब्जेक्ट्स की भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टर्न बाय टर्न सारी की सारी वीडियोस देखिए, सो दैट कि आपको एक एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए गाइस, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक के साथ, जिसे हमने बोला है व्हाट इज लाइट रिएक्शन। अब हम लाइट रिएक्शन के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, एक सन था 1882। ठीक है, 1882 में एक साइंटिस्ट थे, TW एंगलमैन। ठीक है, ये साइंटिस्ट ने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले एक एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस के थ्रू एक ग्राफ प्लॉट किया गया था, जिसे बोला गया था एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इन्होंने इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स यूज किए गए थे, जैसे कि ग्रीन एल्गी को यूज किया था और क्लैडोपोरा को यूज किया गया था। इन दो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू इन्होंने फोटोसिंथेसिस का एक स्पेक्ट्रम चार्ट जो है वो बनाया था। तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था कि जो एनालिसिस हुई, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस हुई, उसका जो मैक्सिमम रेट था वो रेड लाइट के साथ अकर हुआ, जो कि एक विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई कर रहा था। विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब जिस लाइट को हम देख सकते हैं, विजिबल है, उसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो जो मैक्सिमम रेट हो रहा था उस एक्शन का, वो रेड लाइट के थ्रू विजिबल स्पेक्ट्रम में हो रहा था। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो हो रही थी वो ब्लू और रेड रीजन में ही हो रही थी, विजिबल स्पेक्ट्रम के। ठीक है, और जो जहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही थी वो कुछ सेम वेवलेंथ थी स्पेक्ट्रम की, यानी कि ब्लू और रेड रीजन को छोड़ करके। हमने अपनी छोटी क्लासेस में विबग्योर के बारे में पढ़ा है। विबग्योर तो यानी कि इसमें और इसमें तो बहुत अच्छी फोटोसिंथेसिस जो थी वो विजिबल हो रही थी, लेकिन ये IBGYO में जो फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस था वो अच्छा सा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो वेवलेंथ थी वो बिल्कुल सेम थी। राइट, अब हम बात करते हैं क्यों ऐसा हो रहा था। बिकॉज इसकी जो पिगमेंट्स थे, जो भी पिगमेंट्स यूज किए जा रहे थे फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसमें कैपेसिटी नहीं थी कि वो उतनी लाइट को एब्जॉर्ब कर सके और साथ ही साथ उसको ट्रांसफर कर सके क्लोरोफिल ए के पास। ठीक है, दैट्स वाई वहां पर लाइट रिएक्शन जो रेट था वो शो नहीं हो पा रहा था। राइट, अब ये बेसिकली जो लाइट रिएक्शन होती है ये क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो होता है वो इसके रिएक्शन सेंटर होता है। ठीक है, अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म जो है वो किस तरीके से होता है। बेसिकली हमारा एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसीजर होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जिसमें वाटर जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और कार्बन जो होता है वो रिड्यूस होता है। तो एक जनरल सी इक्वेशन है, C6CO2 12H2O जो होता है वो C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस 6 वाटर प्लस 6 ऑक्सीजन को गिव राइज करते हैं। और साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन जो हमारे एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये दोनों रॉ मटेरियल की तरह मिक्स होकर के या रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं फॉर द फर्दर प्रोसीजर ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसमें हाइड्रोजन जो होता है वो एक डोनर की तरह काम करता है, वाटर से निकलता है वो हाइड्रोजन, और बाकी जो हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज हो जाता है
पानी से ही एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। फिर एक 1932 में एक और साइंटिस्ट थे रॉबर्ट एमरसन, और एक और साइंटिस्ट थे आर्नोल्ड, जिन्होंने ये पूरे के पूरे प्रोसीजर को बताया फोटोसिंथेसिस की। ये जो प्रोसीजर होता है ये दो डिस्टिंक्ट फेसेस में होता है। उन्होंने इस फेसेस को बोला, एक फोटोकेमिकल फेज होता है और एक होता है बायोसिंथेटिक फेज। तो आइए हम इन दो फेजेस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज फोटोकेमिकल फेज, और इसे हम लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है गाइज, तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर सो दैट कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। देखो बेसिकली हमारा फोटो मींस लाइट, केमिकल यानी कि बहुत सारे केमिकल्स जो है हम यूज कर रहे हैं, यानी कि ये जो हमारा फेज होता है ये लाइट डिपेंडेंट फेज होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें एनर्जी की फॉर्म में एटीपी और NADPH जो है वो फॉर्म होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये बेसिकली कहाँ पे हो रहा होता है, ये ग्रेना में हो रहा होता है, क्लोरोप्लास्ट के। ठीक है, लेकिन इसमें लाइट जो है, सनलाइट जो है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी चाहिए होती है। तो कुछ प्रोसीजर हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो इस फोटोकेमिकल फेज में होते हैं। सबसे पहले होता है लाइट का एब्जॉर्प्शन, फिर वाटर की स्प्लिटिंग होती है, फिर ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, उसके बाद हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स जो है वो बनना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ATP और NADPH। फिर 1935 में वही साइंटिस्ट रॉबर्ट एमरसन, उन्होंने ये प्रूव किया था कि लाइट रिएक्शन में दो तरीके के पिगमेंट सिस्टम्स जो हैं वो हो रहे होते हैं, पिगमेंट सिस्टम 1 और PS1 और पिगमेंट सिस्टम 2 या फिर PS2। ठीक है, तो जो रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम्स होते हैं ये दोनों मिल करके फोटो सिस्टम्स बनाते हैं या फिर पिगमेंट सिस्टम जो है वो बनाते हैं। नाउ इसमें अप्रोक्सीमेटली 250 से लेकर के 450 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि फोटो सिस्टम्स का काम करते हैं। फिर फर्दर जो फोटो सिस्टम्स होते हैं वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं, सो दैट की प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो है वो बन जाए। बेसिकली ये फोटो सिस्टम्स जो है वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को कंपोज करते हैं, सो दैट कि ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाए। ये वाले जो फोटो सिस्टम्स होते हैं ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किसकी, प्लांट की और एल्गी की। और बेसिकली एल्गी में कोई इतनी कोई स्पेशलाइज्ड थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती, तो ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो दो तरीके के फोटो सिस्टम होते हैं हमारे, एक फोटो सिस्टम 1, एक फोटो सिस्टम 2। ये दोनों ही फोटो सिस्टम्स जो होते हैं इसमें ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है, मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस जो है वो हो पाती है। तो बेसिकली फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो हमारा एप्रेस्ड रीजन यानी कि ग्राना थैलाकॉइड्स में प्रेजेंट होता है, और फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो नॉन एप्रेस्ड रीजन ऑफ ग्राना एंड स्ट्रोमा थैलाकॉइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है गाइस, दिस वाज अबाउट द फोटोकेमिकल फेज, या फिर हम इसे लाइट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ स्पेक्ट्रम के बारे में। तो बेसिकली हमारा एक फ्यूकोजैंथिन जिसे हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, फाइकोबिलीन्स, ये सारे के सारे हमारे पिगमेंट्स होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं ये हमारे एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ बाइल पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें टेट्रापायरोल रिंग प्रेजेंट होती है, और कुछ Mg भी प्रेजेंट होता है और फाइटोल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं, मतलब पानी के अंदर मिक्स हो सकते हैं। उसके बाद ये 3 तरीके के होते हैं, दैट इज फाइकोइरिथ्रीन, फाइकोसियानिन एंड एलोफाइकोसियानिन। ठीक है, बेसिकली इसमें ये वाले जो 3 पिगमेंट्स होते हैं ये हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में पाए जाते हैं, और इन्हें हम बिली प्रोटीन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये बिली पिगमेंट्स का बहुत बड़ा पार्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। देखो, जो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स होते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइट को। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था अपने एक्सपेरिमेंट में कि वो रेड रीजन में और ब्लू रीजन में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो
इसी तरीके से ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी लाइट को। तो जो पर्टिकुलर पिगमेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर लाइट रेज को ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं जिनकी अलग अलग वेवलेंथ्स होती हैं। जैसे कि हमारा क्लोरोफिल ए जो होता है वो ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है। और उसी अमाउंट ऑफ लाइट, जितनी भी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है एक पिगमेंट के थ्रू, उसको एक ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं इस तरीके से, जैसे कि क्लोरोफिल ए ये रही, क्लोरोफिल बी ये रही, कैरोटिनॉइड्स ये रही। मतलब इस वेवलेंथ पर, इस 400 वेवलेंथ पर ये लाइट जो है वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। गाइस ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता ही आता है, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के नाम से। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर एक आता है हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम। नाउ फोटोसिंथेसिस जो होती है बेसिकली ये हमारी, अभी हमने पढ़ा था, ब्लू और रेड पर बहुत अच्छी होती है, यानी कि 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे होती है, ठीक है। और इसका जो रेट होता है वो सेम नहीं होता, वो अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि 400 अलग नैनोमीटर की वेवलेंथ है और 700 अलग नैनोमीटर की वेवलेंथ है, इसलिए इसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो भी अलग होगा। तो इसको हम बेसिकली एक्शन स्पेक्ट्रम से हम इसको पहचान सकते हैं, या एक्शन स्पेक्ट्रम से हम इसको यू कैन से मेजर कर सकते हैं। तो इस वेवलेंथ के अगेंस्ट जब फोटोसिंथेसिस के रेट को प्लॉट किया जाए, सो दैट कि फोटोसिंथेसिस का रेट हम जान सके, उस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है गाइस। सो दिस वाज अबाउट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा लंबा होने के कारण हम इसको कनेक्टिंग लिंक में, कनेक्टिंग क्लास में नहीं पढ़ सकते, हम एक ही क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाय बाय गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।